नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कौन-कौन से हैं एग्जाम 21-22 के लिए। तो हम इसको ब्लूप्रिंट को भी समझेंगे, क्या सिलेबस कम है वो भी समझेंगे, तो ओवरऑल पूरा हिस्ट्री को इसमें हम कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी देखो स्ट्रेटेजी भी हम बनाएंगे। जो जो इस वीडियो का आधार है वो प्रश्न बैंक है, कक्षा 10 की जो भोपाल से जारी की गई है उसको लेकर के बनाएंगे। अब हम समझ लेते हैं थोड़ा ब्लूप्रिंट हिस्ट्री का। 80 मार्क्स का आने वाला है आपका ब्लूप्रिंट के हिसाब से, और पूरा आपका 20 नंबर का आपका अलग से होगा, क्या बोलते हैं उसके आपके प्रोजेक्ट वगैरह के नंबर होंगे, और 80 नंबर का आपका पेपर है, और 80 नंबर में से 20 नंबर का आप इतिहास से आएगा आपका। जो 20 नंबर का है वो आपका किससे आने वाला है? इतिहास से आने वाला है। तो हम ये देखेंगे कि हमको हिस्ट्री में जो 5 चैप्टर हैं उनमें से हमें किस पे हमको सिर्फ ओटी तैयार करनी है, क्वेश्चन तैयार किस तरह से हमको पढ़ना है, क्या स्ट्रेटेजी है वो भी समझेंगे। आपको चैनल सब्सक्राइब करना है। आगे देखते हैं कि क्या-क्या सब ना इसमें से इतिहास में से पाठ्यक्रम कम किया। तो चैप्टर फर्स्ट में जो पेज नंबर 13 से 18 है, क्रांतियों का युग, उस टॉपिक को खत्म किया गया है, यानी कि 13 से 18 में जो भी कुछ है उसको आपको नहीं पढ़ना। और जो अध्याय तीसरा है उसमें जो पेज नंबर 68 से 73 है उसके बीच के टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, अभी करना है क्या, आप बुक में जाकर के उस पेज को क्रॉस कर देना, उस पे जो टॉपिक या क्वेश्चन है उनको तो देखना ही नहीं। चलिए पहला चैप्टर देखते हैं इतिहास का, उसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। अभी देखो, इससे आपको एक भी क्वेश्चन याद नहीं करना है, एक भी, क्योंकि आना ही नहीं है तो याद क्यों करना। सिर्फ तो सिर्फ 2 ओटी आएंगी, तो पहले चैप्टर से सिर्फ आपको ओटी तैयार करनी है। इसकी जो आपको ये जो ब्लूप्रिंट में जो हम अभी वीडियो में आपको ओटी दे रहे हैं प्रश्न बैंक की, उनको आप रट लीजिए, और समय बचता है आपके पास जो भी कुछ है उसकी आप ओटियां पढ़िए। क्वेश्चन आंसर एक भी याद नहीं करना, फालतू के मेहनत नहीं, स्ट्रेटेजी से काम करना है, दिमाग से कि कहाँ हमको क्या पढ़ना है। टाइम नहीं है हमारे पास। ये पहला देखेंगे सही विकल्प, फेडरिक सरयू कहाँ के थे? तो सुनिए, फेडरिक सरयू फ्रांस के थे। याद कैसे रहेगा, इसमें भी फ है और फ्रांस में भी फ है, तो फेडरिक सरयू कहाँ है? फ्रांस के थे। इन्होंने 4 पिक्चर बनाए जो कि राष्ट्रवाद पे आधारित थे। हम जब अपनी किताब खोलते तो हमको स्टार्टिंग में ही ये पेज दिख जाता है, तो ये फेडरिक सरयू के द्वारा दिखाया गया है, और इसमें स्वतंत्रता का, आजादी का जो महत्व है वो बताया गया कि आजादी क्यों जरूरी है नागरिकों के लिए। तो याद रखिए फेडरिक सरयू फ्रांस के थे। 4 इन्होंने इमेज बनाई है। विश्वकोश है आपकी दिदरो ने। देखो विश्वकोश किसने लिखी है? दिदरो ने। देखो दिदरो ने विश्वकोश लिखी है, विश्वकोश किसने लिखी है? दिदरो ने। अगला देखो, जर्मनी का एकीकरण की आधारशिला किसने रखी? तो जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला है नेपोलियन बोनापार्ट। तो पहले जर्मनी क्या था? पार्ट पार्ट में था, पार्ट पार्ट मतलब हिस्सों हिस्सों में था, तो उसको एकीकरण किसने कर दिया? नेपोलियन बोनापार्ट ने। ठीक है, जर्मनी पार्ट पार्ट में था, एक किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट ने। अगला देखो, राष्ट्रवाद के चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला फ्रांसीसी कलाकार कौन था? राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से किसने दर्शाया था? अभी हमने देखा था फेडरिक सरयू। फ्रांस का जो फेडरिक सरयू था, इसने 4 पिक्चर बनाए और अपने उन पिक्चरों के द्वारा, चित्रों के द्वारा राष्ट्रवाद को दर्शाया। 5 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, फ्रांस में किसकी छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित की गई? तो देखो, जैसे हमारे भारत में भारत माता होती हैं, हम उनको अपनी माता मान करके अपनी देशभक्ति हम अपनी जाहिर करते हैं। इसी तरह फ्रांस में जो देशभक्ति दिखाने का तरीका या उसको पर्सोनिफिकेशन करने का तरीका क्या के लिए कौन बनाया गया? मरियान। ठीक है, फ्रांस के लिए कौन थी? मरियान थी, और जर्मेनिया थी जर्मन के लिए। जर्मन लोगों की जो थी वो जर्मेनिया, भारत के लिए भारत माता। तो ये देखो, ये मरियान का पिक्चर है, और ये कहाँ की है? फ्रांस की। कहाँ की है? फ्रांस की। ऊपर लिखा RUP रिपब फ्रैंक लिखा हुआ तो दिख रहा है, तो ये फ्रांस की है मरियान, और जर्मन की जर्मेनिया, और भारत की अपनी भारत माता। अगला देखो, आंखों पर पट्टी बांधे हुए तराजू लिए हुए महिला, ये वाला पिक्चर क्या दिखाता है? किसको दिखाता है? आपने टीवियों में देखा होगा, हमेशा कोर्ट में, न्यायालय में ये इमेज दिखाई जाती है। तो ये काय का प्रतीक है? न्याय का। काय का प्रतीक है? न्याय का प्रतीक है। ठीक है, आगे देखते हैं, स्थानों की पूर्ति कीजिए। फेडरिक फ्रांसीसी कलाकार फेडरिक सरयू ने कितने चित्रों की श्रृंखला बनाई? तो कितनों की बनाई? 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई। राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति सन आपको बताना है कौन सा है इन दोनों में से? फ्रांसीसी क्रांति से हुआ। तो देखो याद रखो, फ्रांसीसी क्रांति पहली क्रांति थी जिसने राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति दी, और ये जो पहली क्रांति वो कब हुई? 7, 8, 9 में। याद रहेगा सिंपल, 7, 8, 9 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा?
पहली क्रांति थी फ्रांसीसी क्रांति, कब हुई? 7-8-9 में, यानी 1789। तारीख याद रखने का तरीका, ठीक है। अभी देखो थोड़ा सा यहाँ पे एक टाइमलाइन देख लेते हैं। 1789 में क्या हुआ? फ्रांसीसी, है ना, क्रांति जो हुई, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति शॉर्ट में लिख देते हैं, याद रखना, फ्रांसीसी क्रांति हुई। फिर 1799 में क्या हुआ? नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट ने आकर के फ्रांस पे कब्जा कर लिया। फिर क्या हुआ? इसने कब तक काम किया रहा वो नेपोलियन? 1815 तक, है। 1815 में वाटरलू की लड़ाई हुई, काहे की हुई? वाटरलू की लड़ाई हुई, उसमें इसको हरा दिया नेपोलियन। किसने हराया? ब्रिटेन ने, पर्शिया ने, रूस ने और ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, पर्शिया, रूस, ऑस्ट्रेलिया। पर्शिया को प्रशा भी शब्द आता है ना हिंदी में, प्रशा। तो ब्रिटेन, प्रशा, रूस और ऑस्ट्रिया ने मिलकर के नेपोलियन बोनापार्ट को वाटरलू की लड़ाई में हरा दिया। तो नेपोलियन बोनापार्ट कब आया? 1799 में आया, 1815 में उसको हटा दिया गया। इस बीच में नेपोलियन बोनापार्ट ने 1804 में एक नागरिक संहिता लेके आया, एक सिविल कोड लेके आया, नागरिक संहिता, ठीक है, ये लिखा, नागरिक संहिता लेके आया, और इसे हम नेपोलियन संहिता के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789 में। नेपोलियन बोनापार्ट आया 1799 में। 1804 में उसने नागरिक संहिता बनाई, और 1815 में वाटरलू की लड़ाई में वो हार गया। किसने हराया मिलकर के? ब्रिटेन, पर्शिया, रूस और ऑस्ट्रिया ने। फिर अब हरा दिया, उसके बाद संधि होती है। तो वियना में संधि हुई। कहाँ संधि हुई? वियना में। युद्ध समाप्त होने के बाद संधि की जाती है, मतलब क्या करना, समझौता किया जाता, संधि मतलब समझौता। तो वियना में संधि हुई, वियना में संधि हुई, और वहां बुलाया कहाँ? किसने बुलाया? जो ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया के जो ड्यूक है, ऑस्ट्रिया के जो चांसलर है, मेटरनिक, क्या नाम था? मेटरनिक, मेटरनिक, मेटरनिक ने बुलाया, और वहां पर चारों ने मिलकर के क्या किया? वियना की संधि की। तो इंपॉर्टेंट है, वियना की संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटरनिक याद रखना, वाटरलू की लड़ाई याद रखना। चलो अपन वापस आते हैं। 1804 की नागरिक संहिता किसके नाम से जानी जाएगी? फिर नेपोलियन के नाम से। किसके नाम से जानी जाएगी? नेपोलियन के नाम से। गैलिसिया जगह का नाम है, ठीक है। गैलिसिया में कौन सी भाषा बोली जाती है? कुलीन वर्ग, जो पैसे वाले लोग हैं, जो राजा महाराजा, जो अच्छे परिवार, रईस परिवार के लोग हैं, वो कौन सी भाषा बोलते हैं? पॉलिश, ठीक है। गैलिसिया में कौन सी भाषा बोली जाती है? पॉलिश। 1871 के बाद यूरोप में भयंकर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत क्या था? बाल्कन। अबे बाल्कन क्या है? देखो बाल्कन क्या है, ये कुछ देशों का मिलाकर कुछ नीचे का हिस्सा है यूरोप का, जहां पर, जिन्हें मिलाकर बाल्कन बोलते हैं। तो अब यहाँ देख लो कहाँ है, ये देखो, ये दक्षिण पूर्वी साउथ ईस्टर्न यूरोप है। उसके जो हिस्से दिख रहा है आपको, जो कलरफुल वाले, ये वाले, इन सारे को हिस्से को मिला करके अपन कुछ बाल्कन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाल्कन। से हंगरी है, रोमानिया है, सर्बिया है, बुल्गारिया है, बोस्निया हर्जेगोविना है, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, तो ये काय के हिस्से हैं? बाल्कन के। तो इसको लेकर के बड़ा राष्ट्रवादी तनाव वहां पर रहा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। सुनिए, यहाँ पर आप सब लोग के पास प्रश्न बैंक पहुंच चुकी होंगी, अगर नहीं पहुंची है तो जिनके पास पहुंच गई है वो उसको पढ़ता भी जाए, सामने रख करके लर्न हो जाएंगे आपको। और दूसरी बात, उसमें कुछ गलतियां हैं, कुछ एक आध, उनको भी आप ठीक कर लेंगे, ठीक है। तो पहला देखते हैं, सही जोड़ियां। नेपोलियन की पराजय, अभी हमने देखा था नेपोलियन की पराजय कब हुई? 1815 में, वाटरलू में। वियना की संधि का सदस्य नहीं था, इसमें सदस्य का नाम तो सिर्फ अमेरिका ही आ रहा है, तो अमेरिका नहीं था, तो कौन थे? आपको बताया भी मैंने, ब्रिटेन, प्रशा यानी कि पर्सिया, रूस यानी कि रशिया और ऑस्ट्रिया। ब्रिटेन, प्रशा, मेरे साथ बोलो, ब्रिटेन, पर्शिया, रूस और ऑस्ट्रिया। बोलो, ब्रिटेन, पर्सिया, रूस और ऑस्ट्रिया, ये चारों हिस्से थे वियना की संधि की, 1815 में हुई थी। ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे ड्यूक मेटरनिक, उन्होंने बुलाया और सारे डिस्कशन हुआ, कौन को क्या मिलेगा, कौन को युद्ध के बाद क्या हिस्सा मिलेगा, तो इस बारे में बात हुई। फिर देखो, जिउसेप गैरिबाल्डी कौन थे? इटली का था। इटली का ये क्या था? इटली का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था, और वैसे पेशे से ये क्या था? एक नाविक था, नाव चलाने वाला, ठीक है। रक्त और लोह की नीति किसकी थी? अभी देखो सुनो, रक्त और लोह की नीति किसकी थी? बिस्मार्क की थी। किसकी थी? बिस्मार्क की। अब याद कैसे रहेगा कि बिस्मार्क की थी? तो देखो, लोहे से अगर पीटोगे तो क्या निकलेगा? रक्त निकलेगा, घाव हो जाएगा, और जब घाव ठीक हो जाता तो वहां पे एक मार्क रह जाता है। क्या रह जाता है? एक मार्क। मार्क मतलब निशान। तो ये बिस्मार्क थे, वो मार्क छोड़ देते थे।
अपनी रक्त और लोह की नीति से। याद रखना, बिस्मार्क क्या छोड़ देते थे, मार्क छोड़ देते थे अपनी रक्त और लोह की नीति से। और मरियान क्या है, मरियाना फ्रांस की राष्ट्रीय प्रतीक है। अभी हमने देखा मरियान कहाँ की है, फ्रांस की, और जो जर्मेनिया थी वो जर्मन की है। अभी देखेंगे प्रश्न नंबर 4, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखना है। मैं एक बार बता रही हूँ, आप लोग को अगर नहीं याद हो रहा है तो याद हो रहा है या फिर दोबारा सुनना है तो बैक करके सुन सकते हो। स्टेट जनरल का नाम बदल करके क्या रख दिया। हमको पता है कि जब हमारा फ्रांस की युद्ध हुआ तो वो 3 जनरल स्टेट थे, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, तो पहले में कौन थे, पादरी वर्ग थे, दूसरे में कुलीन वर्ग थे, राजा राजा के रईस परिवार के लोग, और तीसरे में आम लोग थे, व्यापारी और किसान और मजदूर सब इसमें थे। ठीक है, तो बाद में क्या होता है, जो उस समय क्या होता, सिर्फ तीसरे वर्ग के लोग ही कर देते थे और पहले और दूसरे वाले लेते थे। अब इनने क्या किया, टैक्स बढ़ाया इन पे, तो एक सभा हुई, वहां पे इनकी बात नहीं सुनी गई, इन्होंने उस सभा को छोड़ करके क्या किया, एक अपनी असेंबली बना ली अलग से। ठीक है, तो उसको नेशनल असेंबली नाम दिया। क्या नाम दिया गया, नेशनल असेंबली। नीचे लिखा है इसलिए मैंने लिख रही हूँ, आप नीचे देख लो। पहले का क्या है, नेशनल असेंबली। ठीक है, अगला है 1813 में लाइप्जिग की लड़ाई हारकर फ्रांस लौटते हुए डाकिये के रूप में किसको दिखाया गया। ये लाइप्जिग की लड़ाई को हारकर फ्रांस लौटता हुआ जो डाकिया है वो कौन है, वो नेपोलियन है, नेपोलियन को दिखाया गया है। मतलब ये हार गए हैं और हार करके वो लौट रहे हैं, और उनके कारण क्या होते जा रहे हैं, जैसे उनके जेब से पन्ने निकल रहे हैं ना, इसका मतलब क्या, उनसे जो उनपे जो हिस्सा था, जमीन थी, जो उनके हक थे, जो उन्होंने कानून बनाए थे, वो उनके हाथ से छूटते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये नेपोलियन था, यहाँ पे देखो नेपोलियन लिख लीजिएगा, नेपोलियन। लाइप्जिग की लड़ाई हार करके फ्रांस लौटता हुआ जो डाकिया था, वो डाकिया कौन है, नेपोलियन। नेपोलियन ने इटली की ओर हमला किया, कब किया, तो नेपोलियन ने इटली की ओर हमला किया है 1797 में, 1797 में। ठीक है, 1797 में। अगला है अर्थशास्त्र के प्रोफेसर फ्राइडरिस्ट, तो ये थोड़ा सा गलत है, फ्राइडरिक लिस्ट नाम है, यहाँ मैं लिख देती हूँ, फ्राइडरिक लिस्ट है, लिस्ट, रिस्ट नहीं है, लिस्ट है। ये कहाँ के क्या थे, ये कहाँ के थे, सॉरी, तो फ्राइडरिक लिस्ट थे आपके जर्मन के, जर्मन के, यानी कि ये जर्मनी के थे। ठीक है, जर्मनी के थे। फ्राइडरिक रिक का लिस्ट है वो, लिस्ट नहीं है, रिक लिस्ट है। ठीक है, जर्मनी के। अगला है लॉर्ड बायरन, बायरन नहीं कर दो इसको, बायरन कर दो, लॉर्ड बायरन। बायरन कौन था, तो लॉर्ड बायरन एक कवि थे, अंग्रेज कवि थे, अंग्रेज कवि थे। मरियान की प्रतिमा कहाँ लगाई गई, मरियान की प्रतिमा सार्वजनिक चौक पे लगाई गई, कहाँ लगाई गई, सार्वजनिक चौराहों पे लगाई गई। फिर है 1861 में किसको एकीकृत इटली का राजा घोषित किया, तो एकीकृत राजा घोषित किया है इमानुएल द्वितीय को, इमानुएल द्वितीय को, ये जो नीचे लिखा है, इमानुएल द्वितीय को इटली का राजा घोषित किया। नेक्स्ट है जॉलवेराइन, क्या था, तो जॉलवेराइन एक शुल्क संघ था, क्या था, एक शुल्क संघ था, यहाँ लिख देते हैं, शुल्क संघ था, जिसमें अधिकांश किसके राज्य थे, अधिकांश जर्मन राज्य थे। ठीक है, जर्मन राज्य थे, जॉलवेराइन शुल्क संघ था, एक शुल्क संघ था जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य थे। नेक्स्ट देखेंगे, वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने की थी। ये सत्य अभी मैंने आपको बताया था कि 1815 में जो वाटरलू की लड़ाई होती है उसमें नेपोलियन हार जाता है और जीता कौन है, ब्रिटेन, प्रशा यानी कि पर्सिया, रूस और ऑस्ट्रिया। फिर क्या होता है, वियना की संधि होती है 1815 में, और जो ऑस्ट्रिया के चांसलर है मेटरनिख, वो उसकी अगुवाई करते हैं। ठीक है, तो ये सत्य है। नेक्स्ट है 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्था निरंकुश थी, ये सत्य है या असत्य, तो 1815 में जो स्थापित शासन व्यवस्था थी वो निरंकुश थी, ये सत्य है। ठीक है, इसमें सत्य लगा लो, सत्य है। जब 1815 में ये जो लोग आ गए थे ना, कौन,
नेपोलियन हार गया था, फिर ये सब आ गए थे ब्रिटेन, तो इसके बाद शासन व्यवस्था बिल्कुल निरंकुश हो गई थी। ये सत्य है, आप लगा लो। 19वीं सदी के मध्य में इटली 10 राज्यों में बटा था, तो ये आपका असत्य है, क्योंकि इटली 10 नहीं 7 राज्यों में बटा था, तो ये क्रॉस है, कर दो इसको, असत्य लिख देना, ठीक है। 1804 की नागरिक संहिता को आमतौर पर हिटलर की नागरिक संहिता के नाम से जाना जाता था, नहीं, ये भी गलत है, इसको नेपोलियन की नागरिक संहिता के नाम से जाना जाता था 1804 की। लाल टोपी, तिरंगा और कलगी स्वतंत्रता और गणतंत्र के चिन्ह थे, सत्य, सत्य सत्य लिख लेना आप लोग। क्या देखेंगे, भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर देखो। अब इसमें क्या है, यहाँ सुनो, यहाँ से तो ओटी आने वाली है, लेकिन इससे एक 4 नंबर का प्रश्न आएगा, यानी कि एक बड़ा प्रश्न, तो आपको इसमें से बड़े बड़े प्रश्न याद करने पड़ेंगे, और ज्यादा में मत फंसिए, समय कम है। जितने इस वीडियो में आपको बता रहे हैं उनको आप रट लीजिए, मतलब एक भी नहीं छोड़ना, उसके बाद अगर आपको टाइम पड़े तो आप कुछ भी देखिए, लेकिन पहले इन क्वेश्चनों को मतलब रटना है, इसके बाद एक्स्ट्रा जाना है। तो ओटी के साथ साथ 4 नंबर का प्रश्न आएगा, और सिर्फ इसी चैप्टर से आने वाला एक बड़ा प्रश्न। चलिए आगे देखते हैं, ओटी देखेंगे पहले इसमें से। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है, तो हिंद स्वराज, हिंदुस्तान, महात्मा गांधी, हिंद स्वराज, स्वराज किसने लिखी है, महात्मा गांधी। चौरी चौरा घटना क्या हुई, तो यहाँ थोड़ा सा देख लेंगे। 1919 में रोलेक्ट एक्ट आया, मार्च के लगभग, रोलेक्ट, है ना, रोलेक्ट एक्ट। फिर क्या होता है, 6 अप्रैल, ये मार्च में आया लगभग, 6 अप्रैल 1919 को क्या हुआ, हड़तालें हो जाती हैं, रोलेट एक्ट का विरोध होता है। क्यों होता है, काला कानून होता है। इसमें क्या है, अगर पुलिस को किसी भी व्यक्ति पर, अंग्रेजी पुलिस को या अंग्रेजी शासन को किसी व्यक्ति पे शक है, तो आप उसके घर जाइए, ना आपको वारंट की जरूरत है, ना उसको ये बताने की जरूरत है क्यों पकड़ रहे हो, कि कब क्या उसका गुनाह है, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, उसको पकड़ो, जेल में भर दो, उसको वकील रखने का भी इजाजत नहीं है, जितने दिन आपका मन उसको सड़ाओ वहां पे। तो ये काला कानून था, मतलब आपको ना बताना है, ना आपके पास कोई केस है, कुछ नहीं, मतलब पकड़े, बस आपको शक है तो पकड़ के जेल में डाल दो। तो ये रोलेक्ट एक्ट था, मार्च 1919 में आया। फिर 6 अप्रैल को इसका विरोध होता है, तो 10 अप्रैल को क्या होता है, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की क्या हो जाती है, गिरफ्तारी हो जाती है, पंजाब के बहुत बड़े नेता थे। फिर 13 अप्रैल को वैसाख के दिन बैसाखी होती है ना, तो उसमें क्या होता है, जलियांवाला बाग होता है अमृतसर का, पंजाब में। तो वहां पर बहुत सारे लोग ना, बच्चे बूढ़े सब लोग बैठकर बैसाखी मनाने आए होते हैं, और इस बात पे भी थोड़ी चर्चा करने आए होते हैं। तो वहां पे क्या करता है, जनरल डायर चारों तरफ से घेर करके कई सारे लोगों की क्या गिनती नहीं, मतलब उनको मार डालता है, गोलियों से मरवा देता है। तो ये जो था एक बहुत बड़ा हत्याकांड था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, 13 अप्रैल को हुआ, याद रखना। फिर इसके विरोध में महात्मा गांधी क्या शुरू करते हैं, असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं। बहुत शानदार तरीके से असहयोग आंदोलन चल रहा है। 20 में 21 हो गया, 22 हो गया, 22 में क्या होता है, एक घटना हो जाती है 5 फरवरी को। क्या हो जाता है, जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक चौरी चौरा नामक जगह है, वहां पर क्या होता है, जो भीड़ भड़क जाती है, मैं अभी डिटेल पे नहीं जाएंगे, तब समझ लो, भड़क करके जो पुलिसकर्मी होते हैं उनको जिंदा जला देती है। महात्मा गांधी इस बात से बहुत आहत होते हैं, उनको लगता है कि अब स्थिति बहुत खराब हो जाएगी, तो वो उसको असहयोग आंदोलन को वहीं रोक देते हैं। तो चौरी चौरा घटना में क्या होता है, वही पुलिसकर्मियों को जलाने वाली घटना है, 5 फरवरी 1922, और असहयोग आंदोलन से जुड़ी हुई है। इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन का स्थगन हो जाता है, ठीक है, इसको रोक दिया जाता है महात्मा गांधी के द्वारा। तो 5 फरवरी 1922 रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ, अभी हमने देखा 1919 में हुआ। रोलेक्ट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़तालें कब हुई हैं, 6 अप्रैल को हुई हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वीर सेनानी भगत सिंह ने कौन सा नारा दिया, तो भगत सिंह ने दिया इनकलाब जिंदाबाद। कौन सा दिया, इनकलाब जिंदाबाद। ये तो आपको याद ही नहीं करना, ऐसे ही कर दोगे आप। भगत सिंह ने कौन सा दिया, इनकलाब जिंदाबाद। करो या मरो का दिया था महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने दिया था कब, जब हमारा आखिरी उन्होंने कह दिया था क्या, कि भारत छोड़ो आंदोलन, मतलब अब तो आप करो या मरो, डू और डाई का कह दिया था। दिल्ली चलो था हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था, और स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये हमको दिया था तिलक जी ने, ठीक है। अभी देखें जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना कब हुई है, तो ये हुई है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग घटना हुई है, ठीक है। 1918 को गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के लिए सत्याग्रह चलाने के लिए कहाँ गए, तो सूती कपड़ा सूरत मत कराना, सूरत नहीं, सूती कपड़े के लिए वो गए थे 18 में अहमदाबाद, 18 अहमदाबाद महात्मा गांधी कहाँ गए, 18 अहमदाबाद गए, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942,
ठीक बीचों बीच में, अगस्त 1942, आंदोलन अगस्त 1942, ठीक है। इसी में इन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। साइमन कमीशन कब भारत आया? तो 1928 में भारत आया। तो यहाँ सुनो, 27 में ये बना, नवंबर 27 में ये वहां बना लंदन में। और भारत कब आया? 1928 में आया। जब ये भारत आया तो इसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ, क्योंकि ये भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने आया था, लेकिन इसमें जितने भी कमीशन में सदस्य थे वो सारे विदेशी थे। तो भारत का ये था कि कोई भारतीय इसमें हो, और इस चीज का बहुत विरोध हुआ क्योंकि इसमें कोई भारतीय नहीं था। अब भारत के संवैधानिक उन पे चर्चा करने आया हो, कानूनों पे, और कोई भारतीय नहीं था, तो बहुत विरोध हुआ। और इसमें एक विशेष बात याद रखना, लाठीचार्ज जब पुलिस ने किया तो हमारे एक बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे लाला लाजपत राय, उनको लाठी पड़ने के कारण इसी साइमन कमीशन का जो आंदोलन हो रहा था उसमें उनको डेथ हो जाती है, वो स्वर्गवास को सिधा जाते हैं। तो साइमन कमीशन 1928। अभी नेक्स्ट देखो, पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो पूर्ण स्वतंत्रता का जो प्रस्ताव है वो साल के आखिरी दिन, मतलब आखिरी दिन था, 31 दिसंबर 1929 को हुआ था। रावी नदी के किनारे अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, याद रखना, जवाहरलाल नेहरू, रावी नदी के किनारे 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में, कहाँ पे? लाहौर का अधिवेशन था, लाहौर के अधिवेशन में हुआ था। और यहाँ पे क्या हुआ था? उन्होंने ये पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था, क्योंकि अब हमको आजादी चाहिए, ये पारित हुआ था। और उन्होंने दिन फिक्स किया 26 जनवरी 1930 को हम आजाद हो जाएंगे, ठीक है। इसी दिन का महत्व के कारण हमने इसको अब रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं, ठीक है। 26 जनवरी 1930 रावी नदी के किनारे जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में 31 दिसंबर 1929 के दिन ये हुआ था, ठीक है। आगे देखो, पूर्ण स्वराज। साइमन कमीशन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान ब्रिटिश पुलिस के द्वारा हमले में कौन घायल हुआ? तो साइमन कमीशन हमले में कौन घायल हुआ? शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा था प्रदर्शन, तो लाला लाजपत राय। करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान? भारत छोड़ो के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने दिया। करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया। ये आंदोलन कब शुरू हुआ? अगस्त 1942, अगस्त 1942 को, ठीक है। अभी ये विश्लेषणात्मक प्रश्न है, इसमें मैंने एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोग इसको टिक लगा करके रट लीजिए, याद कर लीजिए, 4 पॉइंट बनाने की कोशिश कीजिए, 4 हेडिंग बनाने की कोशिश कीजिए, जितना हो सके तो नंबर निकलेंगे आपके। उपनिवेशवाद में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई क्यों थी? अगला प्रश्न है, पहले विश्व युद्ध में भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान किया? भारत के लोग रोलेट एक्ट का विरोध में क्यों थे? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया? याद आ जाएगा, वो चौरी चौरा घटना हुई थी तो उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला किया। अगला देखो, सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है? और गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह के विचार की क्या व्याख्या की उन्होंने? अगला प्रश्न 6, जलियांवाला बाग हत्याकांड बताना है आपको, जो कब हुआ था? 13 अप्रैल को हुआ था 1919 को, ठीक है, अमृतसर का में हुआ था। साइमन कमीशन भारत आया था 27 में बना, 28 में आया, क्यों आया वो आपको बताना है। अगला बताना है आपको, भारत माता की छवि और जर्मन की जर्मेनिया की छवि, उसमें आपको तुलना करनी है, बतानी है कि दोनों में क्या अंतर है, क्या था। 1921 में असहयोग आंदोलन में शामिल होने वाले सभी सामाजिक समूहों की सूची बनानी है। उसके बाद किन्हीं 3 को चुन करके उनकी आशाएं और संघर्ष के बारे में लिखते हुए आपको दर्शाना है। जिसमें से कि आपका ये हुआ था चाय के बागान में जो मजदूर काम कर रहे थे उनको लगा था कि अब हम आजाद हो गए हैं, तो ऐसे करके जो ऐसे 4-5 घटनाएं उनमें से कोई 3 आपको इसमें बतानी है। अगला बताना, नमक यात्रा को स्पष्ट करते हुए उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक था, ठीक है। नमक यात्रा जो महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की थी उसको बताना है आपको, और ये बताना किस तरह से उपनिवेशवाद का यहाँ विरोध किया गया है। अगला देख, कल्पना कीजिए कि आप एक सिविल नाफरमानी आंदोलन का हिस्सा ले रहे हैं, यानी कि आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था, सविनय अवज्ञा आंदोलन था, उसमें आप भाग लेने वाली महिलाएं, तो आपके जीवन में क्या क्या अनुभव हो सकते हैं, आपको क्या क्या दिक्कत हुई, क्या क्या आपने अनुभव किया। नेक्स्ट 11 नंबर का प्रश्न देखो, राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचिका के सवाल पर क्यों बटे हुए थे? जितने भी नेता थे वो चाहते थे, कुछ चाहता था कि पृथक निर्वाचिका हो, कुछ कहते थे नहीं हो, तो बटे हुए थे, तो वो क्यों बटे हुए थे वो बताना। अगला देखते हैं चैप्टर 3, भूमंडलीकृत विश्व को बनाना। देखो यहाँ बात समझ लो,
चैप्टर फर्स्ट से, जो आपको ये लॉजिक समझना होगा, चैप्टर जो फर्स्ट है आपका उससे सिर्फ 2 ओटी आने वाली है, सिर्फ ओटी 2, ठीक है, 2 नंबर का। चैप्टर सेकंड से आपको 4 नंबर का प्रश्न याद करना। अभी तक आपको प्रश्न याद ही नहीं करना था, हम 3 चैप्टर तक आ गए और हमको सिर्फ चैप्टर 2 से प्रश्न याद करना है। ना आपको फर्स्ट से याद करना है और ना ही आपको थर्ड से याद करना है। तो जो चैप्टर 2 से आपको 4 नंबर का प्रश्न याद करना और आपको दे दिए, इतना आप तो कर ही लीजिए, ठीक है, क्योंकि कोरोना के कारण हमको इतनी छूट मिल रही है, इतना सिंपल ब्लूप्रिंट बनाया, तो उसका पूरा फायदा उठा लीजिए। 3 से भी आपको एक भी क्वेश्चन तैयार नहीं करना, सिर्फ 1 नंबर की ओटी आने वाली। तो इस चैप्टर को आप सबसे बाद में देखना, आप 2 के जो है उनको कर लो और क्वेश्चन आंसरों को, फर्स्ट की आप ओटी देखनी है, तीसरे की जो इसमें वीडियो में बता रहे हूँ उतनी देख लो, उसके बाद आप टाइम मिले तो एक्स्ट्रा देखना, ठीक है। स्ट्रेटेजी पे काम करना है हमको। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई है? 1990 में हुई है, ठीक है। कहाँ गया पेन? ये रहा, 1990 में। फिर गिरमिटिया कौन थे? ये गिरमिटिया शब्द शायद मुझे लगता है परमिट शब्द से बना है, ऐसे परमिट, परमिटिया, फिर गिरमिटिया हो गए, तो इसको कहेंगे अनुबंधित मजदूर, यानी कि जिनसे कॉन्ट्रैक्ट मजदूर, कि भैया आपको इतने समय के लिए हम वहां आपको काम करना है। तो जो उपनिवेशवाद होते थे, जैसे किसी एक देश से दूसरे देश पे कब्जा कर लिया, तो वो जिस पे कब्जा किया है वहां के मजदूरों को कहीं और जगह वो भेज देते थे काम करवाने के लिए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ? तो यूरोपीय संघ। फिर है प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप के बीच व्यापार, ये देखो ये चाइना हो गया, ये आपका इंडिया हो गया और यहाँ पे आपके यूरोप है। तो ये जो इस तरफ से होकर के ऐसे जो रास्ता था, यहाँ से चीन का सिल्क, सिल्क मतलब रेशम, और यहाँ की जो पॉटरी वगैरह थी वो यूरोप में जाती थी, और यूरोप से जो सामान होता था वो चीन में आता था। तो ये जो रास्ता है इसको कौन सा रास्ता कहते हैं? क्योंकि रेशम का ज्यादा यहाँ से निर्यात आयात होता था, तो इसको रेशम मार्ग कहते हैं, ठीक है। एशिया और यूरोप के बीच में जो जमीनी रास्ता है, जो स्थल मार्ग है, समुद्र मार्ग नहीं, स्थल रास्ता है, उसको क्या कहते हैं? रेशम मार्ग। ये देखो रेशम मार्ग, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका क्या है? हाँ, बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? तो जो बाजार बढ़ा, बाजार फैला इतना बड़ा, मतलब जो वो किस क्रांति के बाद हुआ? तो वो हुआ है आपका औद्योगिक क्रांति के। मशीनें आ गई, मशीनें आई तो बहुत सारा सामान बहुत ज्यादा बनने लगा। अब इतना सारा जब सामान बच रहा है तो उसको बेचने के लिए हमको जगह मार्केट भी चाहिए। तो फिर उन्होंने क्या किया, यूरोप में जब ये क्रांति शुरू हुई तो उन्होंने अलग अलग जगह के मार्केट देखना शुरू किया, तो इससे बाजार का स्वरूप बदला। अगला देखिए, ब्रेटन वुड सम्मेलन कहाँ हुआ, कब हुआ? तो ब्रेटन वुड सम्मेलन हुआ है आपको 1944 में, याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी ब्रेटन वुड सम्मेलन के बाद आपके IMF यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक का आधार इसी ब्रेटन वुड सम्मेलन के बाद हुआ, ठीक है। विश्व बाजार का स्वरूप का आधार क्या है? तो आधार है वस्त्र बाजार, वस्त्र मतलब कपड़े का बाजार। नेक्स्ट, पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभरा? तो शहर है आपका अलेक्जेंड्रिया। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? तो पश्चिमी क्षेत्र में। अगला है रिंदर किटर, ये रिंदर किटर गलत लिखा है, ये रिंडर पेस्ट है, यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे रिंडर पेस्ट, और ये एक बीमारी है, रिंडर पेस्ट जानवरों की बीमारी है। तो इसमें आप लोग अपने में सुधार कर लें और दिमाग में भी रख लें कि रिंडर पेस्ट है कि क्या है, मवेशियों की, जानवरों की बीमारी है, और ये अफ्रीका में फैलाई गई थी ताकि उनके जानवरों को मार दिया जाए, और जो अफ्रीका के लोग हैं फिर अपने जान उस पे क्या, जो यूरोप से जो लोग गए हैं उन पे निर्भर हो जाए और उनके हिसाब से काम करें। तो रिंडर पेस्ट ये बीमारी थी मवेशियों में या पशुओं से, ठीक है। अभी नेक्स्ट है IFM, ये गलत है, IFM नहीं है, यहाँ पे भी आप लोग थोड़े से सही कर लीजिए, IFM नहीं है, IMF है, IMF, IMF, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। IMF का फुल फॉर्म है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंग्लिश में लिख लोगे इसको इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। अगला नहर कॉलोनियां क्या थी? नहर कॉलोनियां मतलब सिंचित क्षेत्र, जहाँ पे सिंचाई हो जाती थी, ऐसे क्षेत्रों को कहते हैं।
अब नेक्स्ट देखो कॉर्न लॉ इंपॉर्टेंट है। कॉर्न लॉ क्या था सुनो, ये क्या था, ब्रिटेन में क्या था, जो भूस्वामी थे यानी कि जिन पे जमीनें थी तो उन पे जो उत्पादन होता था वो बड़े महंगे दामों पे बेचते थे। फिर क्या हुआ, ब्रिटेन में बाहर से दूसरे देशों से मक्का मंगाया जाने लगा, तो वो जो मक्का आता था ब्रिटेन की पैदा होने वाली चीजों से सस्ता था, तो जो गरीब लोग थे वो मक्का ज्यादा खाते थे, सस्ता पड़ता था उनको। ठीक है, तो अब इससे क्या हुआ, जो भूस्वामी थे उनका सामान नहीं बिक पाता था क्योंकि ज्यादातर लोग मक्का ही से काम चला, सस्ता था उसको खा के काम चला लेते थे। तो उन भूस्वामियों ने क्या किया, सरकार पे दबाव डलवाया कि भैया मक्का मंगाना आप बंद करो क्योंकि इससे हमको नुकसान हो रहा है। तो उनके दबाव में आकर ब्रिटेन की जो सरकार थी उन्होंने मक्का पर प्रतिबंध लगा दिया। कॉर्न लॉ लेकर के आए कि मक्का को नहीं मंगाया जाएगा, इससे बहुत सारे लोग भूखे मर जाते हैं बाद में, ये बाद में इसको खोला जाता है। तो कॉर्न लॉ समझ लेना ब्रिटेन में मक्का पर लगाए गए प्रतिबंधित कानून से संबंधित है। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ है, 1914 से 1918। 1914 से 1918, ये भी सही कर लेना, 1919 नहीं है, 1914 से 1918। ये शुरू हुआ है आपका 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में ग्लोबलाइजेशन 1991 में आए हैं, जब हमारे अर्थशास्त्री कौन हुए हैं, है ना, क्या नाम इनका, दिमाग से निकल गया, मोहन सिंह थे कौन, हमारे बाद में हमारे प्रधानमंत्री भी बने हैं, मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री थे, तब वो लेके आए ग्लोबलाइजेशन 1991 में। क्या देखेंगे नियो क्या है, तो नियो में थोड़ी सी सुधार कर लीजिए, यहाँ थोड़े से मिसप्रिंट ज्यादा हो गए हैं। NIEO है, NIEO, इसका फुल फॉर्म है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, हिंदी में कहें तो नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था प्रणाली, नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था प्रणाली, या आर्थिक प्रणाली कर दो यहाँ पे, आर्थिक प्रणाली, प्रणाली। ठीक है, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, फुल फॉर्म इसका इंग्लिश में देखो, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। ठीक है, न्यू, NIEO। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कोड़ियों का क्या उपयोग था, तो कोड़ियों ना पैसे की तरह इस्तेमाल होती थी, कोड़ियां नहीं होती जो आजकल आप देखते हो व्हाइट लड़की होती है, बीच में उसमें छेद सा होता है वो। कॉर्न लॉ क्या था, तो कॉर्न लॉ आपको बता ही चुके हैं, मक्का के आयात को प्रतिबंधित करने वाला कानून था। कहाँ लाया गया था, अभी ब्रिटेन में लाया गया था। IMF की स्थापना कब हुई है, 1945 के बाद हुई है, 45 में हुई है। 1944 में क्या था, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ, उसमें डिसाइडेड हुआ, फिर 1945 में इसका गठन हुआ और इसने काम करना कब शुरू कर, 1947 में इसने काम करना शुरू कर दिया। नूडल्स, जो नूडल्स खाते हैं, मैगी आपके वगैरह, चाउमीन, तो किस देश से पहुंचे थे, चीन से है। ठीक है, 1890 के दशक में रिंडर पोस्ट, यहाँ सही लिखा है, रिंडर पोस्ट बीमारी कहाँ फैली थी, अफ्रीका में फैली थी, और ये जानवरों की बीमारी थी, याद रखना, रिंडर पोस्ट अफ्रीका में जानवरों की बीमारी। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ है, आपका कब लड़ा गया है, 1914 को, और समाप्त कब हुआ है, 1918 को। तो 1914 को, 28 जुलाई 1914 को। ठीक है, 28 जुलाई 1914 को। द्वितीय विश्व युद्ध कब लड़ा गया, 1939 से 1939 से 45 तक। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध 4 साल, द्वितीय विश्व युद्ध 6 साल। अगला देखो, 19वीं सदी में यूरोप में लगभग कितने लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बच गए, यूरोप के लोग जाकर के अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में बसे तो 5 करोड़ लोग। नेक्स्ट देखेंगे, सिल्क मार्ग से क्या पता चलता है, सिल्क मार्ग को हमें ये देख के ये पता चलता है कि जो चीन का रेशम का कितना महत्व था, जो पश्चिम है, ये जो पश्चिम है आपका, वेस्ट से ईस्ट है आपका, ये जो आपको भेजा जाता था जो सिल्क, चीनी रेशम का क्या महत्व था, कितना महत्व था चीन का जो रेशम था, सिल्क। ठीक है, अगला कॉर्न लॉ क्या है, बताया था आपको, ब्रिटेन का था। ब्रिटेन में जो बड़े भूस्वामी के दबाव में सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी। जिन कानूनों के सहारे सरकार ने पाबंदी लगाई थी उन्हें कॉर्न लॉ कहते हैं। ठीक है, तो ब्रिटेन सरकार ने, जो बड़े भूस्वामी थे, जमीनों के जो लैंडलॉर्ड थे, उन्होंने क्या किया, सरकार पे दबाव डाला कि मक्का के आयात को रोकवा। तो जो कानून बना करके सरकार ने इस पाबंदी को लागू किया उसको हम कॉर्न लॉ कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉर्न लॉ। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, चैप्टर 4। नहीं, इससे पहले कुछ और भी क्वेश्चन है, हाँ यहाँ पे देखो, प्रथम विश्व युद्ध के सहयोगी यानी कि मित्र राष्ट्र कौन थे, तो आपके थे ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और अमेरिका। ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और
अमेरिका। ब्रिटेन, फ्रांस, रूल अमेरिका। ठीक है, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और अमेरिका। अगला देखो, इसके विरोध में केंद्रीय शक्तियां कौन कौन सी थी प्रथम विश्व युद्ध में? तो जर्मन, जापान, इटली। जेजीआई जर्मन, जापान, इटली। जेजीआई जर्मन, जापान, इटली। वीटो विशेष अधिकार क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझो। जैसे कि एक 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 ग्रुप में 5 लोग हैं, ठीक है, हम एक बात पे चर्चा कर रहे हैं। इस जैसे कि हमने कि कोई मुद्दा है, तो इस पर ये तैयार है, ये तैयार है, ये तैयार है, ये तैयार, लेकिन इसने कह दिया मैं तैयार नहीं हूँ, तो फिर उस चीज को लागू नहीं किया जाएगा। यानी कोई भी फैसला तब लिया जाता है जब वो पांचों तैयार होंगे। ठीक है, अगर एक भी तैयार नहीं है तो वो फैसला कैंसिल हो जाएगा। इसी को कहते हैं वीटो विशेषाधिकार। पांचों में से कोई मुद्दा चल रहा है, चारों तैयार हो खूब, लेकिन पांचवें ने मना कर दिया, तो फिर उस प्रस्ताव को क्या किया जाएगा? खारिज ही किया जाएगा। इसे क्या कहेंगे? वीटो विशेषाधिकार। ठीक है, आयात शुल्क से क्या आशय है? जैसे कि ये कंट्री ए, ये बी कंट्री है। अब ये बी कंट्री ए से सामान मंगा रही है, तो कुछ अपने आप है, ठीक है, तो अब इनके देश के अंदर आपको आने के लिए सामान, आपको आयात शुल्क देना पड़ेगा। आप अंदर आ रहे हो हमारे सामान बेचने, तो हमको कुछ टैक्स पे करना पड़ेगा। इसी को हम आयात शुल्क कहते हैं। ठीक है, राष्ट्र के अंदर आने वाली चीजों पे वसूल किए जाने वाले शुल्क को हम आयात कहते हैं। राष्ट्र के अंदर किसी राष्ट्र, दूसरे राष्ट्र के अंदर आने वाली चीजों पर वसूल किए जाने वाले शुल्क को क्या कहेंगे? आयात शुल्क कहते हैं। देखो, औद्योगिकरण, इसमें से आपके 2 प्रश्न आने वाले हैं, 2 ओटी आने वाली। एक प्रश्न है आपका 2 नंबर का, एक प्रश्न है आपका 3 नंबर का। तो अभी तक हमने देखो, फिर से देखो, चैप्टर फर्स्ट से सिर्फ 2 ओटी आएंगी, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। चैप्टर 2 से आपको एक 4 नंबर का प्रश्न आएगा, प्लस ओटी आएगी 2 नंबर की। ठीक है, चैप्टर 3 से सिर्फ 1 नंबर की ओटी आएगी, और चैप्टर 4 से फिर आपको ओटी आनी है 2, प्लस एक प्रश्न आएगा 2 नंबर का, और एक और आएगा आपका 3 नंबर का। तो अभी तक क्वेश्चन आंसर सिर्फ इस दूसरे चैप्टर से और तीसरे चैप्टर से ही आने हैं। पहले और तीसरे चैप्टर से सिर्फ ओटी आने वाली है। तो ये समझ के रखो किससे कितने नंबर का प्रश्न आने वाले हैं। तो इससे 2 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। इस चैप्टर को अच्छे से कर लेना। ठीक है, दूसरे से ज्यादा चौथे को प्रेफरेंस देना। अभी देखते हैं, किस म्यूजिक कंपनी ने 1900 में संगीत की किताब प्रकाशित की? तो ये जो ईटी पॉल कंपनी है, ईटी पॉल, टी पॉल, जो ईटी पॉल कंपनी है, उसने क्या किया है? संगीत की किताब प्रकाशित की है 1900 में। ठीक है, भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों को क्या कहा था? ओरिएंट, यानी कि प्राच्य। क्या कहते हैं? प्राच्य, प्राच्य कहते हैं, ओरिएंट कहते हैं। अगला देखो, इंग्लैंड प्रिंटर्स में जो दो जादूगर नाम की जो किताब तस्वीर है, वो कब प्रकाशित हुई? तो इंग्लैंड प्रिंटर्स में जो दो जादूगर नाम की पुस्तक प्रकाशित हुई है 26 जनवरी, हिंदी में लिख देते हैं यहाँ पे, जनवरी कब? 1901 में, 26 जनवरी 1901, 26 जनवरी 1901 में। चुन्नटों के सहारे कपड़े को समेटने वाला, से कपड़ा है तो इसको ऐसे 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 करके समेटने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? फुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? फुलर, फुलर कहते हैं। चुन्नटों के सहारे कपड़े को समेटने वाले व्यक्ति को फुलर कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किसने किया? स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किया है जेम्स ने। आविष्कार, जेनी मशीन का आविष्कार जेम्स ने किया है। जेनिंग जेम्स ने, जेम्स 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 हरग्रीव्स ने, जेम्स हरग्रीव्स, फिर से बोले एक बार मेरे साथ, जेम्स हरग्रीव्स ने। स्पिनिंग जेनी मशीन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार जेम्स हरग्रीव्स ने किया। नेक्स्ट देखो, जे.एन. टाटा, ठीक है, ने भारत में पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया है? तो लौह इस्पात संयंत्र कहाँ किया है? जमशेदपुर में। जमशेद, लौह इस्पात का, सूती का नहीं, दिमाग में रखना, लौह इस्पात का। जमशेदपुर, झारखंड, जमशेदपुर झारखंड में। ठीक है, झारखंड। जे.एन. टाटा ने लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया जमशेदपुर झारखंड में। फिर देखते हैं हम सही विकल्प। ठीक है, पहला है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ आई है? तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले आई है इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में। सूती जो मिल है, उसकी रूपरेखा किसने तैयार की? मतलब किस तरह की मशीनें होंगी, कहाँ कैसे सामान बनेगा, क्या हुआ, सारी चीजें किसने की है? रिचर्ड आर्कराइट ने। रिचर्ड आर्कराइट ने एकदम राइट रूपरेखा दी। रिचर्ड आर्कराइट ने सबसे सही यानी कि सबसे राइट रूपरेखा दी किसकी? सूती कपड़ा मिल की। 1940 के दशक में इंग्लैंड का कौन सा उद्योग सबसे बड़ा उद्योग बन चुका है? तो भैया आपका सबसे बड़ा उद्योग कौन सा बना है? सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग 1940 के दशक में इंग्लैंड का सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। रिक्त स्थानों को देखते हैं।
कोलकाता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाले व्यक्ति का नाम था सेठ हुकुमचंद। सेठ हुकुमचंद, क्या नाम था उनका? सेठ हुकुम हुकुमचंद, याद रखो, कोलकाता में। और काय की मिल है ये भी याद रखो, जूट की है, कपास सूती ऊन की नहीं है, जूट की। जूट की कोलकाता में देश की पहली जूट मिल सेठ हुकुमचंद ने लगाई थी। अगला देखो, वस्तुओं की गुणवत्ता का प्रतीक किसे कहते हैं? लेबल। गुणवत्ता बताता है कौन है? लेबल। कपड़ा क्या है, क्वालिटी क्या है, कैसा है, किससे दो लेबल लगा रहता है कपड़ों पे। उद्योगपति मजदूरों की भर्ती के लिए, भर्ती करनी है भैया, उद्योगपति है। यहाँ सुनो, कंपनी नहीं करा रही है, कंपनी मतलब अंग्रेज नहीं करा रहे हैं इसको, जो उद्योग जिनके हैं, जिनकी फैक्ट्रियां हैं, उनके जो उद्योगपति हैं, वो मजदूरों को भर्ती कराने के लिए, उनको जॉब दिलाने के लिए जॉबर रखते हैं। किसको रखते हैं? जॉबर को। जॉबर, जॉबर को रखते हैं। किसको रखते हैं? जॉबर को, ताकि वो मजदूरों को जॉब दे सके। ठीक है, और ये किसके हैं? उद्योगपतियों के। अभी यहाँ देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी बुनकरों पे नजर रखने के लिए रखती है गुमास्ता। गुमास्ता, गुमास्ता के दो काम है, ठीक है, याद रखना। पहला काम है ये, उनपे निगरानी रखने के लिए निगरानी रखते हैं। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है? बुनकरों पर नजर रखने के लिए गुमास्ता रखती है, प्लस कपड़े की क्वालिटी क्या है ये चेक करती है। गुमास्ता का काम क्या है कि बुनकर क्या काम कर रहे हैं उन पे नजर रखो, और कपड़ा कैसा बनना है उस पे भी उसको भी देखते हैं। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी किसको रखती थी? गुमास्ता को। अभी 1834, यहाँ पे पहले तो डेट गलत है, यहाँ पे 1834 नहीं 1934 है। ठीक है, सनलाइट साबुन पर के कैलेंडर था, उस पे किसकी तस्वीर छपी है? तो भगवान विष्णु की। किसकी तस्वीर है? भगवान विष्णु की, याद रखो। सनलाइट साबुन था, उसने जो अपना कैलेंडर निकाला उसमें भगवान विष्णु की पिक्चर लगाई। और स्पिनिंग जेनिंग मशीन है, वो क्या काम करती है? वो काम करती है ऊन कताई का। काय का काम करती है? ऊन कताई का। ठीक है, स्पिनिंग जेनिंग मशीन। अगला देखो, सही जोड़ियां बनानी। स्टेपलर, स्टेपलर कौन थे? तो स्टेपलर वो लोग थे जो ऊन को छांटते थे। ठीक है, ऊन को छांट करके सेट करके कौन करता था? स्टेपलर। ठीक है, याद रखो, ऊन को छांट करके सेट करने वाले कौन थे? स्टेपलर। तो लिखा दो यहाँ पे लाइन, आप लोग आमने सामने। अच्छा देखो, पेपर में ना लाइनिंग नहीं बनानी है, जो मैं तो समय की कमी के कारण से लाइनें बना रही हूँ, आपको नहीं बनाना। आपको डैश करके डायरेक्ट स्टेपलर लिखोगे, डैश करोगे, और सामने लिख दो ऊन को छाटने वाला। अब पेपर में वन का यहाँ पे बी लिखा है मान लो, तो वन डैश करके बी लिख दो, ऐसा वन डैश बी। ये मत करना, गलत मत करना, या लाइनिंग वाइनिंग ऐसे मत करना जैसे मैं कर रही हूँ, है ना, या फिर नंबर डाल देते 1 2 3, ये भी मत करना। सीधा सीधा जाओ, एक लिखो स्टेपलर, ठीक है, और इसके सामने लाइन करो, फिर लिखो ऊन को छांटने वाला, वो पूरा लिख दो। ठीक है, ऐसे। अभी चलो देखते हैं फुलर कौन था। फुलर चुन्नटों के सारे कपड़े को समेटने वाले थे। ये हो गया। गिल्ड्स क्या थे? गिल्ड्स मतलब होता है जो उत्पादक थे, जो पैसे वाले लोग थे, उनका संगठन। उत्पादकों का, उद्योगपतियों का संगठन। ठीक है, स्पिनिंग जेनिंग मशीन ऊन को कताई करने वाली मशीन है। फिर कार्डिंग मतलब क्या होता है? कार्डिंग मतलब होता है ऊन की कटाई। कार्डिंग कर रहे हैं यानी कि ऊन की कटाई कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? हाथ से कर रहे हैं कि स्पिनिंग जेनिंग से कर रहे हैं, यहाँ पे डिपेंड करता है। कार्डिंग मतलब ऊन की कटाई करना, तो आप हाथ से भी कर सकते थे या फिर स्पिनिंग जेनिंग मशीन से कर सकते थे। नेक्स्ट है द्वारका नाथ कौन थे? तो द्वारका नाथ टैगोर थे। ये एक उद्योगपति थे, उन्होंने जहाज निर्माण वगैरह के फैक्ट्रियां खोली थी। और भाई भोसले थे ट्रेड यूनियन के लीडर। भाई भोसले कौन है? ट्रेड यूनियन के लीडर। अगला चलो देखते हैं सत्य सत। पहला सत्य सत में 1928 में ग्राइव वाटर के कैलेंडर पर भगवान विष्णु का चित्र था। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल उन्होंने लाइन रख दी कि भगवान विष्णु का चिन्ह था। एक्चुअल में भगवान विष्णु का नहीं था, बाल गोपाल का था, बाल कृष्ण का था। ये देखो आपको दिख रहा है ना, ये छोटे से बच्चे के रूप में। तो ग्राइव वाटर पे इनका चित्र था। आप चाहे तो इसको क्रॉस करके लिख सकते हैं कि भगवान विष्णु का नहीं, बाल गोपाल का था। ठीक है, अगला है विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग हाथ से बनी वस्तुओं का इस्तेमाल करते थे। सही है, जो अमीर लोग थे, जो पैसे वाले थे, वो हाथ की बनी वस्तुओं को ज्यादा प्रेफरेंस देते थे मशीन की तुलना में। जमशेदजी जीजो भाई एक पारसी बुनकर के बेटे थे। सत्य है, वो एक पारसी बुनकर के बेटे थे। जे.एन. टाटा ने जमशेदपुर में पहला सूती वस्त्र उद्योग डाला। ये गलत है, मैंने अभी देख बताया था आपको भैया, सूती वस्त्र नहीं, लौह इस्पात उद्योग डाला था उन्होंने। सूती वस्त्र उद्योग नहीं डाला था, लौह इस्पात।
ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन कम हुआ, ये भी गलत है। प्रथम विश्व युद्ध के समय जब बहुत सारे सेना युद्ध में शामिल हो रही थी तो बहुत सारा सामान लगना था, तो उत्पादन ऑब्वियसली बढ़ेगा, तो औद्योगिक उत्पादन बढ़ा था, कम नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये जो सर्कल बना है कम नहीं हुआ था, ये बढ़ा था। यहाँ पे सूती ने लोह वस्त्र था और बाकी यहाँ भगवान विष्णु की जगह था बाल कृष्ण की फोटो थी। अभी ये देख लो स्पिनिंग जेनिंग होता है क्या? तो देखो ये एक मशीन है लकड़ी की, आपको दिख रही है। इसमें क्या है, ये जो गोल चक्का एक आदमी घुमा रहा है, एक आदमी को बस गोल चक्का घुमाना है और उससे क्या होगा, एक दो तीन इतनी सारी जो चरखी है वो अपने आप घूम करके बनेगी। तो इसको ही हम स्पिनिंग जेनी कहते हैं। इस मशीन को हम क्या कहते हैं, स्पिनिंग जेनी। सिर्फ एक चक्का घुमाने से इतनी सारी कतलियां घूम जाती थी। और ये है आपका फ्लाइंग शटल। फ्लाइंग शटल से क्या होता है, अब धागा तो बन गया, धागे से कपड़ा बनाना हो तो इसमें धागा फंसा करके ऐसे करके फ्लाइंग शटल से आप कपड़ा बना सकते हैं, कपड़ा बुन सकते हैं। ये प्रश्न है आपके 2 नंबर के। स्पिनिंग जेनी क्या है, फ्लाइंग शटल जो भी हमने देखा था वो क्या है, ईटी पॉल कौन था, गुमस्ता किसे कहते हैं, गुमस्ता के काम क्या है, जॉबर कौन था, जमशेदजी जीजो भाई कौन थे, पूर्व औद्योगिकरण से क्या अर्थ से है, जॉबर मजदूर पर किस तरह नियंत्रण रखते थे, स्टेपलर, फुलर और कार्डिंग पे आपको टिप्पणी करनी है। 2 नंबर का है, जितना इसमें बताया उतना ही याद करो, एक्स्ट्रा मत जोड़ो, नंबर पूरे मिलेंगे इतने में ही, 2 लाइन में लिखना है। तो देखते हैं पहला स्पिनिंग जेनी। याद रखना एक चीज, स्पिनिंग जेनी मैंने आपको अभी पिक्चर दिखाया था, जेम्स हरग्रीव्स के द्वारा 1764 ईस्वी में बनाई गई थी। ये कताई की मशीन है, काय की मशीन है, कताई की मशीन। और एक पहिया घुमाने पर बहुत सारी तकलियां घुमा देती थी। तो ये देखो, ये एक पहिया है ये वाला, इसको हम घुमाने से ये सारी तकलियां घूम जाती हैं, तो हम इसको कहते हैं स्पिनिंग जेनी। जेम्स हरग्रीव्स ने, जेनी जेम्स ने बनाया था। ठीक है। फ्लाइंग शटल क्या है, यह रस्सियों और पुलियों के द्वारा चलने वाला यांत्रिक औजार है, इस जिसका बुनाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कपड़े की बुनाई के लिए रस्सियों और पुलियों के द्वारा चलने वाला यंत्र बुनाई के लिए इस्तेमाल किया था। ईटी पॉल कौन थे, ये म्यूजिक कंपनी का प्रकाशक था। ईटी पॉल कौन था, एक म्यूजिक कंपनी था, उसका प्रकाशक था और वो संगीत की किताबें प्रकाशित करते थे। 1900 में एक संगीत किताब उन्होंने प्रकाशित की। फिर गुमस्ता कौन है, तो गुमस्ता कंपनी रखती थी, गुमस्ता इनको कौन रखती थी, इनको पैसे देती थी, नियुक्त वेतन भोगी थे ये, कंपनियां रखती थी। उनका काम क्या था, बुनकरों पे नजर रखना, मेन काम इनका क्या था, बुनकरों पे नजर रखना। फिर इनके काम बताने हैं आपको, तो 2 काम है, एक तो बुनकरों पे नजर रखना हो गया, दूसरा माल इकट्ठा करना और कपड़े की गुणवत्ता चेक करना कि कैसा कपड़ा बना है। जो बुनकर कपड़ा इकट्ठा, माल इकट्ठा करना और ये चेक करना है कि कपड़ा कैसा बना है, तो ये गुमस्ता के काम हुआ करते थे। नेक्स्ट है जॉबर किसे कहते थे, तो जॉबर कंपनी नहीं रखती थी, जॉबर रखते थे उद्योगपति। और ये इनका काम था मजदूरों की भर्ती करना है आपको भैया, मजदूरों की क्या करनी है, आपको भर्ती करना है। किसको बनाया जाता है जॉबर, तो जो उद्योगपति थे उनके पुराने और जो विश्वास पात्र कर्मचारी थे उनको वो जॉबर कहते थे, और वो क्या काम करते थे, मजदूरों की जॉब देने का काम करते थे। अगला देखेंगे जमशेद जी कौन थे, ये एक पारसी बुनकर के बेटे थे। कौन थे ये, एक पारसी बुनकर के बेटे थे। इन्होंने चीन के साथ व्यापार किया, जहाज रानी का काम किया था, इनके पास बहुत सारा जहाजों का बेड़ा था। लेकिन बाद में इन्होंने जहाज कंपनियां जो थी उनके साथ प्रतिस्पर्धा की, उसके कारण को अपने सारे जहाज बेचने पड़े, भेजने नहीं, बेचने बेचने पड़े थे बाद में। ठीक है, बेचने पड़े थे। पूर्व औद्योगिकरण क्या था, तो देखो पूर्व औद्योगिकरण मतलब क्या, जब इंग्लैंड में औद्योगिकरण आया तो उस ऐसा नहीं था उससे पहले सामान नहीं बनता था, उससे पहले भी सामान बनता था। तो औद्योगिकरण आने से पहले जो सामान बनता था फैक्ट्रियों के बाहर, पहले फैक्ट्रियों में क्या हुआ, औद्योगिकरण। लेकिन जब फैक्ट्रियां नहीं थी उससे पहले भी सामान बनता था, लोग घरों में बनाते थे, है ना। और तो उसको हम क्या कहेंगे, पूर्व औद्योगिकरण या आदि औद्योगिकरण। तो इंग्लैंड यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। तो बहुत से इतिहासकार इसको पूर्व या आदि औद्योगिकरण कहते हैं। नेक्स्ट है जॉबर मजदूरों पर किस प्रकार नियंत्रण करते थे, तो वो उनसे कहते थे जॉबर मजदूरों से कि हमको आप पैसे दो, हमको आप तोहफे दो, ये गलत है, तोहफे, तोहफे दो। अगर आप हमको जितने पैसे दोगे, तोहफे दोगे, तो हम आपको मजदूर, आपको नौकरी देंगे। तो इस तरह से जॉबर मजदूरों पर नियंत्रण रखते थे। अगला देखो स्टेपलर क्या है, स्टेपलर व्यक्ति को कहते हैं जो रेशे के हिसाब से उसको स्टेपल या करता है या छांटता है, यानी कि ऊन की या कपास की छटाई करने वाला व्यक्ति रेशे के हिसाब से। फुलर कौन है, जो फुल करता है उसको अपन फुलर कहते हैं, चन्नटों के सहारे कपड़े को समेटता है। कार्डिंग मतलब होता है कपास,
कपास या ऊन रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता है। इस प्रक्रिया में कपास या ऊन के जो रेशे होते हैं उनको कताई के लिए कताई कार्डिंग ठीक, कताई के लिए तैयार किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रश्न है लघु उत्तरीय, लेवल का भारत का में प्रारंभिक इतिहास क्या है, व्यापारिक क्षेत्रों में विज्ञापन का क्या महत्व है, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा, ठीक है बढ़ा था ना। तो अब फिर 19वीं सदी में यूरोप के कुछ उद्योगपति मशीनों की अपेक्षा हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे। इसलिए ही देते थे क्योंकि आपको पता है जो इंग्लैंड थे और जो अन्य जगह थे वहां के जितने भी कुलीन वर्ग थे, जो पैसे थे, जो राजा महाराजा थे, वो हाथ की बनी हुई वस्तुओं को ज्यादा पसंद करते थे और उनको महंगे दामों में खरीदते थे। इसलिए जो उद्योगपति थे वो मशीनों की अपेक्षा हाथ वाले जो इससे बनाने वाले श्रमिक थे उनको प्राथमिकता देते थे। अगला देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी में ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़ों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया, ठीक है। और भारत के में मैनचेस्टर पहुंचने के बाद बुनकरों किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, यानी कि जो भारत के बुनकर जब मैनचेस्टर पहुंचे तो उन्हें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा, वो समस्याएं बतानी है। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रणों को का बुनकर पे क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। और फिर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। बहुत से मजदूरों ने स्पिनिंग जेनी का विरोध क्यों किया, क्यों इसलिए क्योंकि वो एक जेनी स्पिनिंग जेनी कई सारे मजदूरों का काम कर देती है, तो फिर बहुत से मजदूर बेरोजगार होने लगे। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग हाथ से बनी वस्तुओं को क्यों पसंद करते थे, 3 कारण बताइए। औद्योगिकरण की प्रक्रिया को समझाइए। तो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, लास्ट चैप्टर हम देखेंगे और इससे आपका सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा। 2 ओटी सब में से आनी है, ओटी तो आपको करना ही है, 1-2 नंबर का प्रश्न आने वाला है, ठीक है। जापान में एक शब्द में 868 ईस्वी में कौन सी पुस्तक छपी, तो जापान में डायमंड सूत्र छपी। मुद्रण की तकनीक सबसे पहले किस देश में विकसित हुई, तो मुद्रण सबसे पहले चीन में, प्रिंटिंग सबसे पहले चीन में। भारत में प्रेस के जनक कौन है, जेम्स अगस्टस हिक्की को भारत में प्रेस का जनक कहा जाता है। संवाद कौमुदी नाम की जो पुस्तक है उसका प्रकाशन किसने शुरू किया था, तो संवाद कौमुदी राजा राम मोहन रॉय। मार्टिन लूथर कौन थे, तो धर्म सुधारक थे, प्रोटेस्टेंट धर्म सुधारक थे। इन्होंने कैथोलिक जो चर्च है, जो कैथोलिक था उसमें कमियां निकाली, बताया कि ये सारी चीजें गलत है, इनको सुधार होना चाहिए। तो मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट का धर्म सुधारक थे। और गीत गोविंद की रचना किसने की, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 है, तो गीत गोविंद की रचना की है जयदेव ने, सही विकल्प चुन करके उत्तर लिखना है। पहला देखेंगे हम, वर्निकुलर प्रेस एक्ट कब आया, तो सुनो, वर्निकुलर प्रेस एक्ट में ये था कि अगर कोई भी प्रेस वाला, न्यूज वाला या अखबार वाला जो भी प्रिंटिंग करता है वो सरकार के खिलाफ कुछ भी गलत छापेगा तो उसको बैन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये भारत में कब आया, 1878 में, यानी कि उस समय अगर अंग्रेजों के शासन था तो कोई भी प्रिंटिंग मशीन अगर अंग्रेजों के खिलाफ कुछ भी छापती है तो वर्निकुलर प्रेस एक्ट के तहत उसको बंद कर दिया जाता था ये, ठीक है। गुलामगिरी पुस्तक लिखी है आपकी किसने, ज्योतिबा फूले ने। गुलामगिरी पुस्तक लिखी है ज्योतिबा फूले ने। चांद सूरज की गति, ज्वार भाटे के समय और लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ी हुई अन्य अहम जानकारी हमको मिलती है पंचांग से। हर साल आता है जो पंचांग आपको देखते हो, पंचांग से हमको मिलता है। इस्लामी कानून या सरिया के विद्वानों को क्या कहा जाता है, इस्लामी कानून और सरिया के विद्वानों को उलमा कहते हैं, उलमा, ठीक है, उलमा कहते हैं। एक पैसिया किताब बेचने वाले को क्या कहते हैं, चैपमैन कहते हैं। और बुक किताब को कहते हैं चैप बुक, ठीक है, 1 पैसे की आती थी छोटी सी किताब, चैप बुक। और इसको जो बेचने वाले होते थे उनको हम चैपमैन कहते थे। आमार जीवन नाम की जो आत्मकथा है वो किसकी है, कि वो है राज सुंदरी देवी ने लिखी आमार जीवन, ठीक है। किताबें हैं भिन्न भिनाती पूरा एक वर्ड है ये, भिन्न भिनाती मक्खियों की तरह, तो ये लिखा है इरिस्मस ने। किताबें हैं भिन्न भिनाती मक्खियों की तरह, ऐसी कौन सी जगह जहां ये पहुंच नहीं पाती, इरिस्मस ने लिखा। अगला देखो, इंग्लैंड में एक पैसिया या पेनी चैप बुक्स को बेचने वाले को चैपमैन कहा जाता है, चैपमैन, ठीक है, चैपमैन कहा जाता है। गुटेनबर्ग में 1448 में प्रिंटिंग मशीन में किस नाम की किताब छापी गई, गुटेनबर्ग में कौन सी किताब छापी, बाइबल,
बाइबल, ठीक है। छपाई के लिए कंपोज करने वाले व्यक्ति को कंपोजिटर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपोजिटर कहते हैं, ठीक है। चीनी बौद्ध प्रचारक 1768 से 770 के आसपास छपाई की नई तकनीक लेके आए थे। लेकर कहाँ आए? जापान। तो चीनी नई तकनीक लेकर के कहाँ आए? जापान में। तो देखो, प्रिंटिंग का सबसे पहला काम शुरू हुआ है चीन में, और फिर वो कहाँ पहुंचे? बौद्ध प्रचारक ये छपाई की नई तकनीक लेकर के जापान। चांद पत्र यानी कि खाल पर, जानवरों के चमड़े पर जो लेखने की सताई को हम कहते हैं वेलम। क्या कहते हैं? वेलम। वेलम। अगला है रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 में कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो ये है आपका कलकत्ता से। कहाँ से प्रकाशित हुआ? कलकत्ता से प्रकाशित किया गया। सत्य सब देखना है। पांडुलिपियां बहुत सस्ती थी। गलत। पांडुलिपियां बहुत महंगी होती हैं, उनको संभालना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बहुत नाजुक होती हैं। गुटेनबर्ग के पिता शिक्षक थे? नहीं थे। मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट धर्म सुधारक थे। प्रोटेस्टेंट धर्म सुधारक थे। गुटेनबर्ग की लिखी बाइबल जो किताब की 2 प्रतियां एक जैसी नहीं थी। सही बात है, एक जैसी नहीं थी, क्योंकि उनकी किताब में क्या होता है, उनकी मान लो एक किताब है ये, और यहाँ पे ये हाशिया हो गया, तो यहाँ पे हाथ से डिजाइन बनाई जाती थी। बाइबल की यहाँ छपाई होती थी और ये हाथ से डिजाइन, फिर दूसरी आएगी, इसमें भी दूसरी, तो अब क्या एक सी हो जाएगी? सारे पन्ने नहीं हो पाते थे, तो ये सही बात है। चीनी कागज रेशम मार्ग से यूरोप पहुंचा। जो चीनी कागज था वो रेशम मार्ग से यूरोप पहुंचा। सही है। अगला है लघु, ये प्रश्न अति लघु से 2 नंबर की पांडुलिपियां क्या थी? पांडुलिपियों का प्रचार सीमित क्यों रहा? गुटेनबर्ग की छपी पुस्तक में बाइबल की 2 विशेषता, पंचांग किसे कहते हैं, कंपोजिटर किसे कहते हैं, गैली से क्या अभिप्राय है? ये देखते हैं पांडुलिपियां क्या थी। तो ये पांडुलिपियां मुद्रण से पहले लिखित ज्ञान का माध्यम थी। जब प्रिंटिंग नहीं थी, मुद्रण नहीं था, तो उससे पहले लिख करके जो रखी जाती थी वो पांडुलिपियां थी, ठीक है। इसमें क्या होता था, हाथ से बना कागज होता था या फिर ताड़ के पत्ते होते थे, उन पे लिखा जाता था। अब वो कागज बहुत नाजुक होता था, ताड़ के पत्ते बहुत नाजुक होते थे, उनको संभालना बड़ा मुश्किल होता था, इसलिए बहुत महंगी हो जाती थी। तो यही क्वेश्चन है, पांडुलिपियों का प्रचार सीमित क्यों रहा? तो वही है, बहुत नाजुक होती थी, काफी महंगी होती थी, तो उन्हें बड़ी सावधानी से पकड़ना पड़ता था। और दूसरी बात ये थी कि इसमें जो लिखी है, जो लिपियां हैं, एक जगह की लिपि को हम वहीं के लोग पढ़ पाते थे, दूसरी जगह दूसरी लिपि है, तो वो जानते ही नहीं, समझ ही नहीं पाते थे कि इसमें लिखा क्या। जब समझ में नहीं आया तो फिर उसका प्रचार क्या रहा? सीमित रहा। तो 2 बातें याद रखना, पहला तो महंगी थी, और दूसरा क्या था कि जो लिपि थी वो अलग अलग थी। लिपि क्या थी? हर जगह अलग थी, तो एक जगह के लोग दूसरी जगह की लिपि को नहीं पढ़ पाते थे, तो इसलिए वो रह जाती थी। गुटेनबर्ग की छपी बड़ी की मात्रा पुस्तक बाइबल की 2 विशेषता लिखना है। तो इनकी पहली विशेषता मैंने आपको बताई थी, जो हाशिया है यहाँ पर, ये हाथ से नक्काशी और सुघड़ चित्रकारी वगैरह करते थे। और दूसरा, इनका एक भी पन्ना दूसरे जैसा नहीं होता था, हर पन्ना अलग होता था। पंचांग किसे कहते हैं? तो ये जो चांद है, सूरज की जो गति है, ज्वार भाटे के, चांद सूरज की गति, ज्वार भाटे के समय और लोगों के दैनिक जीवन पे उसका क्या असर होगा, उसकी जानकारी देने वाले वार्षिक प्रकाशन को हम पंचांग कहते हैं। कंपोजिटर क्या है? कंपोजिटर मतलब छपाई के लिए इबारत कंपोज करने वाले व्यक्ति को कंपोजिटर कहते हैं। जो छपाई के लिए चेक करता है क्या छपना है, कैसे कंपोज करता है ना, उसको कंपोजिटर, कंपोज करने वाला कंपोजिटर, छपाई के लिए इबारत कंपोज करने वाला कंपोजिटर। गैली से आप क्या समझते हैं? ये थोड़ा सा गैलरी हो गया यहाँ पे, गैली से आप क्या समझते हैं? तो वे धातुई फ्रेमवर्क जिसमें टाइप बिछाकर इबारत बनाई जाती है। वे धातुई फ्रेम जिसमें टाइप बिछाकर इबारत बनाई जाती है। अगले प्रश्न ये है आपके, इनको आगे देखते हैं। उलमा, उलमा कौन थे? तो इस्लामी कानून और सीरिया के विद्वानों को उलमा कहते हैं। फतवा, फतवा मतलब होता है इस्लामी कानून में कोई घोषणा कर दी, इस्लामी कानून के द्वारा कोई घोषणा कर देना, ठीक है। कितने टाइम के लिए नहीं पता, कब तक के लिए, जब तक अगला फतवा जारी नहीं होता तब तक वो चीज लागू रहेगी। तो अनिश्चय की स्थिति में इस्लामी कानून जानने वाले विद्वानों द्वारा जारी की जाने वाली वैधानिक घोषणा को फतवा कहते हैं। प्रोटेस्टेंट धर्म सुधारक कौन थे, क्या से? तो 16वीं सदी में यूरोप में जो रोमन कैथोलिक चर्च में सुधार का आंदोलन प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार कहलाता है। यानी कि यूरोप में जो रोमन कैथोलिक चर्च था उसमें सुधार करने के लिए प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार चलाया गया था, ठीक है।
और इस आंदोलन से कैथोलिक ईसाई मत के विरोध में कई सारी धाराएं निकली। अगला है लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ कौन थे? ये असमिया साहित्य के रचनाकार थे। इन्होंने बूढ़ी आयर साधु यानी कि दादी की कहानी नाम की किताब लिखी थी और एक बहुत ही लोकप्रिय गीत ओ मोर अपनूर देश, ओ मोर अपनूर देश मतलब ओ मेरी प्यारी भूमि नाम की गीत भी लिखा है। तो बेजबरुआ जो थे असमिया साहित्य थे, बूढ़ी आयर साधु और ओ मोर अपनूर देश, ये इतना आप लोग याद रखना। नेक्स्ट है इरस्मस के विचार क्या थे पुस्तकों को लेकर के? तो वो कहते थे जो किताबें हैं वो भिनभिनाती मक्खियों की तरह, दुनिया का कौन सा कोना है जहां वो नहीं पहुंच पाती, ये बेकार का ढेर है क्योंकि चीजों की अति भी हानिकारक है, इनसे बचना चाहिए। मतलब कि इतना मत लगो कि इसी में ही डूबे रहो, आप बाहर की दुनिया ना देख पाओ, बाहर जो है जो वास्तविक ज्ञान है उसको ना ले पाओ, सिर्फ किताबों में डूबे रहो, तो अति सबकी बुरी है, इससे आपको बचना चाहिए, ऐसा उनका कहना था। फिर चैप बुक क्या है? पोस्ट पॉकेट बुक के आधार की आकार किताब में बहुत छोटी छोटी किताबें थी, इनको चैप बुक शब्द दिया गया। इन्हें आमतौर पर फेरी वाले बेचते थे, इनको चैपमैन कहते थे। ठीक है, आगे देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी यहाँ पे थोड़ा समरी देख लो। चैप्टर फर्स्ट से आपको सिर्फ ओटी आनी है, क्वेश्चन नहीं आने, 2 नंबर की ओटी आएंगी। चैप्टर 2 से आपको एक 4 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है प्लस ओटी आने वाली है। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन। चैप्टर 3 से फिर ओटी आने वाली, वो भी एक है, तो इसको 3 वाले को सबसे बाद में देखना है या फिर जितनी ओटी एक बार रीड आउट कर देना। और चैप्टर 3 से आपका फिर से एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा प्लस एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा और प्लस ओटी आने वाली है। और फिर चैप्टर 4 से आपका फिर 2 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो ओटियां वाला तो आप पहले कर लो और फिर क्यों ओटी का इस बार सेक्शन ज्यादा है तो फोकस करना है, ओटी छूटनी ही नहीं है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।